हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एडिक्शंस। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें मेनली सेंसस और सैंपल के बारे में पढ़ना है कि ये सेंसस और सैंपल क्या होता है, इसके थ्रू डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। तो चलो इस चीज़ को पढ़ते हैं बिल्कुल ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन में। ओके, देखो टॉपिक कौन कौन से इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि पॉपुलेशन क्या होती है ना। पॉपुलेशन भी दो टाइप के, उससे डाटा कलेक्ट करते हैं, सेंसस और सैंपल। सर्वे भी दो टाइप के होते हैं, सेंसस और सैंपल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे माइंड मैप, इसमें क्या था, हमने पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 में फ्रॉम वेयर यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के लिए दो तरीके थे। पहले कि हमें कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर था हमारा किस से कलेक्ट करना है। तो हमने फ्रॉम वेयर पढ़ लिया था, है ना, सोर्सेस पढ़ लिए थे कि कहाँ से मिलता है। और अब किससे कलेक्ट करते डाटा, तो पॉपुलेशन से। और वो भी दो तरीके हो सकते हैं, एक सेंसस और एक सैंपल। ठीक है, फिर किसके वजह से होता है, तो सर्वे की वजह से। नेक्स्ट है हमारा सर्वे भी दो टाइप के, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड दो टाइप के होते हैं, रैंडम और नॉन रैंडम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। देखो पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन को यूनिवर्स भी कहते हैं, पॉपुलेशन और द यूनिवर्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में, इन स्टैटिस्टिक्स इट्स मीन टोटलिटी ऑफ द आइटम अंडर स्टडी टू विच द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी आर इंटेंडेड टू अप्लाई। ठीक है, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसके बारे में हम स्टडी को करना चाहते हैं, है ना। पॉपुलेशन होता है जिससे हमें वो डाटा मिलने वाला है जो हम कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और जिसको हम समझना चाहते हैं। और एक पॉपुलेशन जो होती है उसके पास कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पोजेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू द पर्पस, जो हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग होता है। देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो ग्रुप जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, और इस ग्रुप के मेंबर के पास कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं जो सर्वे के पर्पस के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, हम पॉपुलेशन से ही डाटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पर कंक्लूजन को बनाते हैं। ठीक है, होल पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। ठीक है, तो पॉपुलेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी आसान भाषा में समझो इसको। पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिससे हमें डाटा चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसको कलेक्ट करके हम अपने कंक्लूजन को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वे। तो देखो सर्वे क्या होता है, सर्वे का मतलब होता है इट इज द वे टू कलेक्ट द डाटा। ठीक है, ये एक रास्ता है, मेथड है, जिससे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास जा करके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं यानी गैदर करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सर्वे। सर्वे होता है दो टाइप का, एक सेंसस मेथड, सेंसस मेथड से भी सर्वे कर सकते हैं, और सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड से भी हम सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसस मेथड का मतलब क्या होता है, देखो इस मेथड में, इन दिस मेथड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्लूडेड इन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने गया है, वो हर एक पॉपुलेशन के हर एक एलिमेंट, हर एक इंडिविजुअल के पास जा करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे मान लो कि हमें कहीं डाटा चाहिए और वहां पर टोटल 50 एलिमेंट है उस पॉपुलेशन में ना, 50 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, हर एक 50 लोगों के पास जा करके उस डाटा के उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सैंपल सर्वे क्या होता है, तो इस मेथड में हम, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स रिप्रेजेंटिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिगेटेड। तो जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अगर 50 लोग हैं तो हम 50 लोग के पास जाकर के डाटा को कलेक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ 10 लोग के पास जाकर के उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, और वो 10 लोग पूरे 50 लोगों के बारे में हमें बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे एग्जांपल में समझो कि अगर आपने कोई खाना बनाया, तो अगर आपको टेस्ट करना है कि वो कैसा बना है, तो आप उस पूरे खाने को नहीं खाओगे, है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट आप खाओगे, और उसको फिर आपको पता लग जाए कि वो खाना कैसा बना है ना। तो वैसे ही सैंपल सर्वे होता है, आपको टोटल 50 लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप 10 लोगों के पास जा करके भी उस डाटा के बारे में पता कर सकते हो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो हमने देखा था अभी सेंसस और सैम्पलिंग। तो सेंसस जो होता है वो तो सिंपल है कि हर एक के पास जाकर के आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। सैंपल में आपको कुछ लोग से ही डाटा कलेक्ट करना होता है। तो जो सैंपल होता है वो दो टाइप का होता है, दो टाइप से हम सैंपलिंग कर सकते हैं, एक होता है रैंडम और एक होता है नॉन रैंडम। ठीक है,
तो रैंडम में भी दो टाइप होता है, एक सिंपल और अनरेस्टिकेटेड जिसे कहते हैं, और एक रेस्टिकेटेड रैंडम सैम्पलिंग होती है। और जो नॉन रैंडम वो तीन टाइप का होता है, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग को पढ़ते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? तो सैंपल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पॉपुलेशन। एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड एज सैम्पलिंग यूनिट। यानी कि कोई एक पॉपुलेशन है, 100 लोग, 100 लोग मेंबर है उसमें, उस पॉपुलेशन में, तो हम किसी भी 100 में से किसी भी, अगर हमें 10 को चूज करना है ना, सैम्पलिंग में हमें टोटल के पास नहीं जाना होता, हम 10 या 20 लोगों के पास ही जाएंगे। तो जब हमें सैम्पलिंग में 10 या 20 लोगों के पास जाना है तो हम उस 100 में से किसी को भी चूज कर लेंगे। हमने कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन नहीं लगे, हम को 100 लोग के पास जाएंगे, उसमें से किसी को भी जब हम चूज करेंगे तो उसे रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। किसी भी 10 लोग को, 20 लोग को उठा लेंगे उसमें से, उससे कहेंगे हम रैंडम सैम्पलिंग, उसमें से सिलेक्ट करेंगे तो। और नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? नॉन रैंडम सैम्पलिंग में कुछ कंडीशन हम लगा देते हैं। ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एज अ सैम्पलिंग यूनिट। तो हर एक पॉपुलेशन को चांस नहीं होता उसमें सिलेक्ट होने का। इसमें पहले से ही कंडीशन लगा देता है इन्वेस्टिगेटर, जैसे कि जजमेंट देना, जैसे कि इन्वेस्टिगेटर कहता है कि मैं जिसे चाहूंगा उसे ही सिलेक्ट करूंगा, सबको सिलेक्ट नहीं करूंगा, है ना। या फिर वो कुछ और कंडीशंस लगा सकता है, जैसे कि कुछ जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा है तो मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो उसमें पहले से ही मान लो कि हमारे पास 50 लोगों का ग्रुप है, 50 लोग हैं पॉपुलेशन में, उसमें से 20-30 लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन हाई है, तो पहले ही कह देगा कि जो क्वालिफिकेशन हाई है मैं उसे ही सिलेक्ट करूंगा। तो 30 लोग उसमें से पहले से ही, 30 लोगों में से ही सिलेक्शन होगा, बाकी 20 लोग क्या होंगे, पहले ही रेस्ट्रिकेटेड हो जाएंगे। तो इसी को नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसमें कंडीशन लगा दी जाती है, अब उस 30 लोगों में आप दोबारा से रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो। ठीक है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कोई एक पहले से ही कंडीशन लगा देना। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स से आपको और अच्छे समझ में आएगा। रैंडम सैम्पलिंग जो है वो दो टाइप की होती है, सिंपल अनरेस्टिकेटेड और एक होता है रेस्टिकेटेड। चलो सिंपल और अनरेस्टिकेटेड सैम्पलिंग को समझते हैं। देखो सिंपल और अनरेस्टिकेटेड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ द बीइंग सिलेक्टेड। तो जो हमने पढ़ा था सैम्पलिंग के बारे में, वो सेम हमारा सिंपल अनरेस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग है। यानी कि हम 100 लोगों में से किसी को भी अगर चूज करते हैं तो वो हमारा होता है रैंडम सैम्पलिंग या अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। आप किसी भी पॉपुलेशन के किसी भी लोगों को सिलेक्ट कर सकते हो, वो हो गया रैंडम सैम्पलिंग। इसका दो तरीका है, दो मेथड है इसके रैंडम सैम्पलिंग को करने के। पहला होता है लॉटरी मेथड और दूसरा होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर। तो लॉटरी मेथड, आपने लॉटरी के बारे में तो सुना है, वो पहले से सेम वही लॉटरी मेथड होता है। यानी कि एक सेपरेट स्लिप, एक नोट या फिर एक चिट बना दी जाती है जिसमें लोगों का नाम या फिर नंबर लिखा जाता है, और फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं हम अनबाइज्ड वे में, है ना। अनबाइज्ड मतलब कि सबका अनबाइज्ड होगा, यानी कि उसको अच्छे तरीके से सफल किया जाता है, उसमें सफल कर देते हैं ताकि एक लोग का नाम 5 बार 10 बार ना आ जाए कि वही सिलेक्ट हो। ठीक है, तो ये अनबाइज्ड होता है। और जो लॉटरी मेथड है उसे, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं, हम उसको सफल कर देते हैं बहुत सारे नेम्स को, चिट्स को, और फिर हम क्या करते हैं उसमें से सिलेक्ट करते हैं, तो इसे लॉटरी मेथड कहेंगे। और ये अनरेस्ट्रिकेटेड है, कोई भी उसमें से सिलेक्ट हो सकता है। तो जो लॉटरी मेथड था वो पहले के टाइम पे ज्यादा यूज होता था, अब के टाइम पर लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम अब ज्यादा एडवांस हो चुका है कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर का यूज करते ही लॉटरी मेथड करते हैं, कंप्यूटर अपने आप ही सब कुछ कर लेता है। दूसरा मेथड है इसमें टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सैंपल को लार्ज अगर पॉपुलेशन से हमें चाहिए, जैसे मान लो कि 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों के लिए लॉटरी वाला पॉसिबल नहीं, तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ स्कॉलर्स, यानी कुछ स्कॉलर मतलब एक्सपर्ट क्या करते हैं, कुछ रैंडम नंबर्स को, है ना, रो और कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। रो और कॉलम, आप लोगों ने जिसने एक्सेल पढ़ा होगा कभी तो उनको पता होगा। देखो ये हमारा ऐसा हो गया, यहाँ पर ढेर सारी रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं, है ना। ये जो हमारा वर्टिकल होता है ये कॉलम होता है, और ये वाली हमारी रो होती है। तो रो और कॉलम में ढेर सारे नंबर को अरेंज कर दिया जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, लोगों को, जैसे कि अब 1000 पर्सन है हमारे पास, 1000 पॉपुलेशन है, तो उसमें से हम सबको, हमें सिर्फ 100 लोग को सिलेक्ट करना है, तो हम 100 लोग को अलग अलग नंबर देंगे। और जो उस टेबल में वो जो नंबर आएगा, है ना, रो और कॉलम में जो नंबर हमने रखा, और लोगों को बहुत सारे नंबर दे दिए, अब जिसका नंबर मैच करेगा इस टेबल से हम क्या करेंगे, उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ एक पॉपुलर टेबल और रैंडम नंबर है जिसको हम टिपेस रैंडम नंबर कहते हैं, है ना, ये टिपेस ने बनाया था।
जिसमें बहुत सारे नंबर हैं रो और कॉलम में अरेंज हैं, ठीक है। रो और कॉलम टेबल को ही कहते हैं, ठीक है। रो और कॉलम में जब हम बहुत सारे नंबर को अरेंज करते हैं और फिर उस नंबर को अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, लोगों को कुछ नंबर दे देते हैं उसमें से, और फिर वो जो नंबर मैच करेगा इस टेबल से उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। दो मेथड थे, लॉटरी मेथड और टेबल का मेथड था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेस्टिकेटेड रैंडम सैम्पलिंग। तो देखो यहाँ पे रेस्टिकेटेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या किया जाता है, अंडर दिस मेथड इन विच रैंडम इज अप्लाई ओनली आफ्टर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर आप रैंडमली चूज करोगे लेकिन पहले कोई कंडीशन लगा दोगे। जैसे मान लो कि आप 50 लोगों के पास गए और आपने बोला कि मैं उन्हें ही सिलेक्ट करूंगा जो हाई क्वालिफिकेशन हो, जो ज्यादा नॉलेजेबल हो। तो 50 में से 20 लोग ज्यादा नॉलेजेबल हैं, तो 30 लोग को पहले आप अनरेस्टिकेट कर चुके हो, आप उसको पहले ही अलग कर चुके हो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो हमारे 20 लोग बचे हैं उनको सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और उस 20 लोग को अब आप रैंडमली सिलेक्ट करोगे, जैसा हमने लॉटरी मेथड पढ़ा है, फिर टेबल का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमने पढ़ा था, रेस्ट्रिक्शन आप लगा दोगे पहले से ही सेम, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन लगा करके आप क्या करते हो, नॉन रैंडम सैम्पलिंग करते हो। जैसे फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग। आपके पास 50 लोग हैं, आप खुद के बेसिस, अब खुद के जजमेंट पे, जो भी इन्वेस्टिगेटर गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो अपना जजमेंट देता है कि उसे किसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो सबको सिलेक्ट नहीं करेगा, वो जिसे चाहेगा उसे ही सिलेक्ट करेगा, तो उसे ही जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। अंडर दिस मेथड द चॉइस ऑफ सैंपल आइटम डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। एंड इन्वेस्टिगेटर जिसे चाहे उसे सिलेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग का फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, कुछ ग्रुप को डिवाइड कर देते हो, है ना। बहुत सारी पॉपुलेशन है तो उनको कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हो, और फिर उन ग्रुप में पहले से ही आप कुछ फिक्स कर देते हो कोटा, और उनमें से आप सिलेक्शन करते हो। जैसे एग्जांपल में समझो, आपके पास 50 लोग हैं, 50 लोगों को आपने 25-25 के ग्रुप में बांट दिया, मेल और फीमेल के बेसिस पे। मेल को 25 में डिवाइड कर दिया, 25 मेल हो गए और 25 फीमेल हो गए। अब उनमें से 25 मेल में से और 25 फीमेल में से आपने पहले से ही फिक्स कर रखा है कि कितने उसमें से मेल सिलेक्ट होंगे और कितने फीमेल सिलेक्ट होंगे। तो आपने उसमें से पहले ही सोच लिया कि 20 मेल सिलेक्ट होंगे और 20 फीमेल सिलेक्ट होंगी, ठीक है। तो जो 20 मेल और फीमेल सिलेक्ट होंगे ये आपने पहले से ही फिक्स कर रखा है, तो इसे कोटा सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। फिर उस 20-25 में से आप फिर सिलेक्ट कर लेते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें सिंपल सा मतलब है, पहले बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर देना पॉपुलेशन को, और ग्रुप में डिवाइड करके एक कोटा फिक्स कर देना कि इतने एज के इतने लोग होंगे, इतने एज के इतने ग्रुप में होंगे, या फिर मेल इतने ग्रुप में होंगे, फीमेल इस ग्रुप में होंगे। और फिर उस ग्रुप से आप क्या करोगे, जो कोटा फिक्स है कि मेल के जो जितने भी है उसमें से 20 में सिलेक्ट करूंगा, उस 20 को आप सिलेक्ट कर लेना, फिर उसमें से जितना हो सके आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोटा सैंपलिंग। सिंपल आप इसको समझ लो कि हम क्या करते हैं, ग्रुप में डिवाइड करके सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या होता है, तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस को देखता है, प्रेफर करता है। जैसे मान लो कि आपको अपने दोस्तों के बारे में पता करना है ना, स्टूडेंट्स का डाटा आपको चाहिए, है ना, स्टूडेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप क्या करते हो, अपनी कन्वीनियंस को देखते हो। आप सबके सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं जाते अपने स्कूल में, आपके जो आस पास हैं आपके दोस्त, क्लासमेट्स, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। आप सबके पास नहीं जाना चाहते, आसपास के लोगों के पास ही जाकर के जब डाटा को कलेक्ट करोगे, इन्फॉर्मेशन लोगे, तो हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग होगा। यानी कि आप अपने आसपास से जब डाटा कलेक्ट करते हो अपने कन्वीनियंस पे, सबके पास नहीं जाना चाहते हो, तो इसे ही कन्वीनियंस सैंपलिंग कहते हैं। ऐसे इन्वेस्टिगेटर करता है, उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपने आसपास ही जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कुछ एजेंसीज हैं इंडिया में, नेशनल और स्टेट लेवल पे, जो स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करती हैं, प्रोसेस करती हैं और टेबुलेट करके हमें प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो कुछ एजेंसीज हैं, नेशनल लेवल पे भी हैं, स्टेट लेवल पे भी हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन की जानकारी कलेक्ट करता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनका अलग अलग पर्पज हो सकता है डाटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। इसकी आप फुल फॉर्म याद कर लेना, NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है, जिसको CSO बोला जाएगा। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, RGI, ठीक है। फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम DGCIS कहेंगे। फिर लेबर ब्यूरो, ठीक है। इनका अपना अपना पर्पज होता है डाटा को कलेक्ट करने का, ताकि वो शो कर सके कि कंट्री में क्या चल रहा है ना।
कितने लोग एजुकेटेड हैं, हेल्थ में किसकी ज़रूरत है ना, हॉस्पिटल में बनाना चाहिए या नीचे बनाना चाहिए, स्कूल कॉलेज, इन सब का डाटा कलेक्ट होता है। ठीक है, ये सारी एजेंसीज हैं जो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंसस ऑफ इंडिया एंड सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस, एनएसएसओ। कुछ पॉइंट्स दिए इसके बारे में, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मोस्ट कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के बारे में ये सेंसस हमें प्रोवाइड करता है ना। सेंसस ऑफ इंडिया हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंप्लीट और कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के बारे में सारा कुछ, हेल्थ, एज, ये सारा कुछ जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसके बारे में, एजुकेशन, पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एनएसएसओ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, एनएसएसओ गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, ऑफ इंडिया टू कंडक्ट नेशन वाइड सर्वे ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशू लाइक एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। तो एनएसएसओ का क्या काम है, उस पे डाटा कलेक्ट करता है सोशल इकोनॉमिक पे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नमेंट जो पब्लिक को फ्री सर्विसेज देती है वो सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, डाटा कलेक्टेड बाय एनएसएसओ, सर्वे आर रिलीज थ्रू रिपोर्ट्स। को जो डाटा कलेक्ट करता है एनएसएसओ वो रिपोर्ट्स के थ्रू रिलीज की जाती हैं। ठीक है, एंड इट्स क्वार्टरली जनरल सर्वेक्षणा। ठीक है, और क्वार्टरली इसको रिलीज किया जाता है जिसको हम सर्वेक्षणा कहते हैं। ठीक है, समझ में है? तो एनएसएसओ, सेंसस ऑफ इंडिया, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डाटा को कलेक्ट करती है स्टैटिक्स का यूज करके, इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा देखो, ये एक चीज याद रखना है, पेपर में आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये kept in mind while drafting a question है। तो यार क्वेश्चंस को पूछने से पहले, ये पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता, हम डायरेक्ट जा करके रिस्पोंडेंट से नहीं पूछते क्वेश्चंस को, यहाँ पर हम मेल करते हैं या फिर कुछ पेपर पे लिख करके क्वेश्चन देते हैं रिस्पोंडेंट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या लिखना होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन किस लिए कर रहे हो, है ना, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका पर्पस आप बताओ, इंट्रोडक्ट सबसे पहले। फिर सेकंड है रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, आप रीजनेबल क्वेश्चन पूछो। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी अरेंज लॉजिकली। तो यार क्वेश्चन को लॉजिकली अरेंज करना है। देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे कि अगर हमें कोई बायोडेटा बनाते हैं तो सबसे पहले अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, है ना, फादर्स नेम, ये सब लिखते हैं। तो ऐसे ही लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, ये ना हो कि पहले नाम लिखो और फिर आप उसके नीचे लिख दो कि कौन से स्कूल से पढ़े हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको एक क्वेश्चन को लॉजिकली अरेंज करके पूछना होता है। क्वेश्चन शुड बी स्मॉल एंड क्लियर, क्वेश्चन जितना हो सके स्मॉल रखो और क्लियर रखो, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो दोबारा से आपसे पूछ नहीं सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या था, है ना, वो सिर्फ एक ही बार उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो स्मॉल और क्लियर रखो उसको। क्वेश्चन शुड बी रिवेलेंट, यानी कि क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, है ना, क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो कि इन्वेस्टिगेटर का पर्पस हो। ये ना हो कि ऐसे मान लो कि आप मैथ का एग्जाम देने गए और उसमें हिंदी के क्वेश्चन मिल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इरेलेवेंट नहीं होना चाहिए, रिवेलेंट क्वेश्चन होने चाहिए, आपका जो पर्पस है उसी के हिसाब से पूछो, फालतू के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, है ना। पर्सनल क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, पर्सनल क्वेश्चन अवॉइड करो कि आपकी रिलेशनशिप क्या है, आपका हेल्थ, इनकम क्या है, तो वो सब पर्सनल क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्वेश्चन विच रिक्वायर कैलकुलेशन। तो यार अब देखो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछ देना कि पिछले साल पॉपुलेशन इतनी थी, इस साल पॉपुलेशन इतनी है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो वो कैलकुलेटर उठा के बैठे कि कितनी साल का पॉपुलेशन माइनस कर रहा है ना। आप ये पूछ सकते हो कि इस साल की पॉपुलेशन इतनी है, पिछले साल की इतनी, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ना करना पड़े ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब ये हमारा सेकंड चैप्टर जो था स्टैटिस्टिक्स का, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलो इसको एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे और किससे कलेक्ट करेंगे। तो कहाँ से, तो उसके सोर्सेज हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरी सोर्स में खुद जा करके रिस्पोंडेंट्स के बाद इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनके बारे में कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। सेकेंडरी में पहले से ही डाटा कलेक्ट हो चुका होता है, ठीक है, उसका यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन प्राइमरी में हमारा खुद का पर्पस होता है और हम
रिस्पॉन्डेंट्स के पास खुद जा करके डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी में जो पहले से कलेक्ट है उसको सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। प्राइमरी डाटा में 3 टाइप के मेथड थे। पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि हम खुद जा करके फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन बाय मेल, मेल कर देते थे क्वेश्चन को। टेलीफोनिक में टेलीफोन से कॉल लगा करके हम इंटरव्यू लेते थे। सेकेंडरी डाटा में था पब्लिश डाटा, जिसमें कि हमने क्या किया था, पहले से डाटा पब्लिश था न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे या फिर और भी जगहों पे। अनपब्लिश में क्या होता है, कुछ ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो पब्लिकली इस डाटा को पब्लिश नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने तक रखते हैं, ठीक है, तो वो अनपब्लिश डाटा है। फ्रॉम होम यानी कहाँ से कलेक्ट हुआ, तो हमने अभी पढ़ा पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हो। सेंसस के बारे में पढ़ा, ऑल यूनिट से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, सबके पास जितने पॉपुलेशन है सबसे डाटा निकालते हैं। सैंपल यानी कि सारे यूनिट से हम नहीं करते हैं, कुछ 100 लोग में से 50 लोग को चुनते हैं और उससे 100 लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू होता है, सर्वे के थ्रू। सेंसस मेथड हमने देखा, सेंसस मेथड में सिंपल सारे यूनिट्स के पास जाकर के सैम्पलिंग मेथड 2 टाइप के थे, रैंडम और नॉन रैंडम। तो रैंडम में हमने देख लिया रैंडम डाटा किसे कहते, रैंडम कलेक्शन किसे कहते हैं, और नॉन रैंडम अभी हमने पढ़ा, जिसमें कि पहले से कुछ कंडीशंस होती हैं, फिर उसमें सिलेक्शन होता है। रैंडम में आप किसी को भी चूज कर सकते हो सैंपल करने के लिए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, इतने ही सारे टॉपिक्स थे जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है, और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही, अब एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आए, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि आगे जितनी वीडियोज़ हैं आपके पास इजीली पहुंच जाए, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।